आपको अगर हम कहेंगे पानी में दौड़ने के लिए तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका, प्यारे बच्चों, कैरियर ग्रीन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए हम देखते हैं। जैसा कि हमारे क्लास 10th फिजिक्स का प्रथम चैप्टर जो था, प्रथम अध्याय जो था, वो था प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कंप्लीट हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर एक वस्तु से या सतह से टकराता है और टकराने के बाद वापस चला जाता है, सघन माध्यम से आकर विरल माध्यम में चला जाता है, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को हम लोग आज समझेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। विचलन होने के इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक माध्यम है एयर और दूसरा माध्यम है वाटर। अगर हम बात करें एयर का, इसे हम कहेंगे विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम, और दूसरा जो माध्यम है हमारा वाटर, ये हो जाएगा हमारा सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आता है और सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के बाद उसमें कुछ एंगल डिफरेंस होता है। वही एंगल डिफरेंस जो होता है, इसी घटना को हम लोग कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तक सतह, ये अपवर्तक सतह क्या होता है? जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपनी ही माध्यम में लौट जाती है, उस सतह को ही अपवर्तक सतह कहते हैं। जब प्रकाश की किरण आती है और किसी सतह से टकराकर वापस उसी सतह में, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, और इस सतह को क्या कहेंगे? अपवर्तक सतह। आपतित किरण क्या होता है? अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तक सतह जो होता है, ये जो अपवर्तक सतह होता है, इस सतह पर जो किरण आती है, अपवर्तक सतह पर जो किरण आती है, ये आने वाली किरण को ही हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण किसे कहेंगे? तो अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह से टकराता है और टकराने के बाद जो वापस जाता है, ठीक है, इसी जाने वाले किरण को हम लोग कहेंगे अपवर्तित किरण। तीसरा है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहेंगे? तो अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। ये हमारा अपवर्तक सतह है, और इस अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर हमारा आपतित किरण आ रही है, तो ये आपतित किरण आकर अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराता है, उसी बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। नेक्स्ट है अभिलंब। अभिलंब किसे कहेंगे? तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। कोई अपवर्तक सतह पर आपतित किरण जिस जगह आकर मिलता है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और इसी आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है, इसी आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है, नॉर्मल डाला जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? तो अभिलंब कहेंगे। उसे ही क्या कहेंगे? अभिलंब। आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है, उसे ही हम लोग अभिलंब कहते हैं। नेक्स्ट है आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहेंगे? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। जो किरण आता है उसे आपतित किरण कहते हैं, और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। यह किरण आ रही है और यह किरण आने के बाद अपवर्तक सतह से टकराता है। जिस बिंदु पर टकराता है, उस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है, इसी कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण किसे कहेंगे? तो अपवर्तित किरण
और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा उसे हम लोग अपवर्तन कोण कहेंगे। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। पारदर्शीय माध्यम, पारदर्शीय माध्यम किसे कहेंगे? पारदर्शी माध्यम दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विरल माध्यम और दूसरा होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम किसे कहेंगे? तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। दूसरे शब्द में इसे हम कह सकते हैं, जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो तो उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो तो उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम किसे कहेंगे? सघन माध्यम किसे कहेंगे? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे अगर प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और इसी प्रकाश का चाल अगर हम बात करें ग्लास में तो वहां पे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो निर्वात के अपेक्षा जो हमारा ग्लास होगा वो सघन माध्यम होगा और निर्वात क्या होगा? विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम में प्रकाश का जो चाल होगा, लाइट का जो स्पीड होगा वो सघन माध्यम के अपेक्षा अधिक होगा और सघन माध्यम में जो प्रकाश का चाल होगा वो विरल माध्यम के अपेक्षा कम होगा। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो तो उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है हवा में प्रकाश की चाल, मतलब हवा बोले या निर्वात बोले दोनों में प्रकाश की चाल क्या होता है? सेम होता है, इक्वल होता है। हवा में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और निर्वात में भी प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको हम किलोमीटर में अगर बोलेंगे तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और निर्वात में अगर बात करें हम प्रकाश की चाल तो वो भी इतना ही होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर बात करें हम जल में प्रकाश की चाल तो जल में जो प्रकाश का चाल होगा वो निर्वात और हवा से क्या होगा? कम होगा। तो जल की निर्वात की अपेक्षा जल क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा और जल के अपेक्षा निर्वात क्या हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा। तो जल में प्रकाश की चाल कितना होगा? 2 × 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको किलोमीटर पर सेकेंड में अगर कहेंगे तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे हवा क्या हो जाएगा? तो हवा एक विरल माध्यम हो जाएगा और जल क्या हो जाएगा? एक सघन माध्यम हो जाएगा। हवा में जो स्पीड है वो जल की अपेक्षा क्या है? ज्यादा है, इसलिए हवा क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। जल क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। तो यह आप लोगों को काफी अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की बात करें। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे एक अपवर्तक सतह है, यहाँ पर कोई किरण आपतित किरण आ रहा है और इस सतह से टकराने के बाद ये किरण सीधा नहीं जाकर क्या होता है कि अभिलंब की ओर थोड़ा सा इस तरह से मुड़ जाता है। मतलब पहले जो आ रहा था वो इस डायरेक्शन में आ रहा था और जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करता है, विरल माध्यम से आकर सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसका एंगल क्या होता है? चेंज हो जाता है। इसका एंगल इस तरह से होना चाहिए था बट ये थोड़ा सा नॉर्मल की ओर इस तरह से झुक जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और जब सघन से वापस विरल में जाएगा, जब सघन से वापस विरल में जाएगा तो फिर क्या होगा? अभिलंब से एकदम दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। जैसे कि आप लोग अपने लाइफ में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि आपको अगर हम ऐसे जगह पे दौड़ने के लिए बोलेंगे जहां आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का रुकावट ना लगे तो आपका स्पीड क्या होगा? थोड़ा ज्यादा होगा और उतना ही बल लगाने के बाद आपको अगर हम कहेंगे पानी में दौड़ने के लिए तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका
एक प्रकार का फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जो आपकी स्पीड को क्या करता है, रोकता है। तो हवा क्या होता है, प्रकाश का एक विरल माध्यम होता है, और जल प्रकाश का क्या होता है, सघन माध्यम होता है। जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। मतलब कि जैसे ही आपका गाड़ी एक हाईवे पर जाता है तो स्पीड बढ़ जाता है, और किसी मोहल्ले वाले रोड में जाता है तो स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ हम हाईवे को विरल माध्यम और मोहल्ले वाले सड़क को सघन माध्यम कहेंगे। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। तो यहाँ पे क्लियर है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, बिल्कुल अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि हवा में प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसी चाल को हम निर्वात में बात करें तो निर्वात में भी प्रकाश का चाल क्या होगा, हवा के बराबर होगा, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का ही होगा। कांच में प्रकाश की चाल अगर बात करें हम तो ये होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको किलोमीटर में अगर बोलेंगे तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होगा। अगर जल में प्रकाश की चाल की बात करें तो ये 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, और किलोमीटर में बोलेंगे तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। माध्यम अगर विरल हो तो प्रकाश की चाल अधिक होगा, माध्यम सघन हो तो प्रकाश का चाल कम होगा। आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी प्रकाश या किरण को जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में लेके जाया जाएगा तो वह क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा या अभिलंब से दूर जाएगा, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर हो जाएगा। ये एकदम क्लियर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। जिस प्रकार से हम लोग प्रथम अध्याय में पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन का नियम, उसी प्रकार से इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अब परावर्तन का भी 2 नियम होता था, अपवर्तन का भी 2 नियम होता है, जिसमें एक नियम सेम होता है। परावर्तन का दूसरा नियम अपवर्तन के पहले नियम सेम ही होता है। हम अगर देखें तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम है अपवर्तन का। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को बतलाता है। ठीक है, इस नियम की खोज 1621 ईस्वी में किया गया था। इस नियम के अनुसार किसी खास रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा परावर्तन कोण की जया साइन आर। आपतन कोण की जया साइन आई और परावर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अनुपात एक नियतांक होता है जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी नियतांक के बराबर होते हैं, अर्थात म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। और इसी नियतांक या इसी कांस्टेंट को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, और यही हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। इसे स्नेल का भी नियम कहा जाता है। जब किसी कांच की स्लेब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब किसी कांच की स्लेब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं, I इज इक्वल टू E हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्श्विक विस्थापन। ये पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, तो आइए देखते हैं पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। जब कांच की स्लेब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है, जब किसी कांच का स्लेब से प्रकाश का किरण को भेजा जाता है तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होती है उस दूरी को ही हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है, यह कांच स्लेब के मोटाई का सीधा समानुपाती होता है, यह आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है, यह आपतन कोण के बढ़ने से बढ़ जाता है।
या आपतन कोण के बढ़ने से क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे हवा में यह कितना होता है, 1 होता है, बेंजीन में होता है 1.5 और नीलम में होता है 1.77, बर्फ में 1.31, क्राउन कांच में 1.52, रूबी में 1.71 और पानी में होता है 1.33 और फिलंट कांच में होता है 1.65, कार्पिन का तेल में होता है 1.74 और अल्कोहल में होता है 1.36, कार्बन डाइऑक्साइड में होता है 1.68 और केरोसिन में होता है 1.47 और हीरा में होता है 2.42। यह तरंगदैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह तरंगदैर्ध्य का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे अलग अलग कलर का जो होता है अलग अलग तरंगदैर्ध्य होता है, अलग अलग वेवलेंथ होता है। जैसे बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रम होता है और जामुनी रंग का तरंगदैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रम होता है, 4500 एंगस्ट्रम और नीला रंग का होता है 4800 एंगस्ट्रम, हरा रंग का होता है 5400 एंगस्ट्रम, पीला रंग का होता है 5800 एंगस्ट्रम, नारंगी रंग का तरंगदैर्ध्य होता है 6000 एंगस्ट्रम और लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो होता है 6900 एंगस्ट्रम से लेकर 7500 एंगस्ट्रम के बीच और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर, 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर। अगर किसी रंग का तरंगदैर्ध्य जितना अधिक होगा उस रंग का विचलन उतना ही कम होगा। जिस रंग का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा उस रंग का विचलन क्या होगा, कम होगा। जैसे कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है इसलिए सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है, तो बैंगनी रंग का होता है, इसलिए सबसे ज्यादा विचलन अगर किसी का होता है तो वो किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। लॉर्ड रेलेन ने बताया कि जिस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है उसका विचलन प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। मतलब जिस कलर का तरंगदैर्ध्य जितना कम होगा उसका विचलन यानी प्रकीर्णन क्या होगा, उतना ही अधिक होगा और जिस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होगा उसका विचलन क्या होगा, कम होगा। बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य क्या है, सबसे कम है और लाल रंग का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक क्या होता है इसे हम लोग देखेंगे। तो किसी माध्यम में कौन हो जाएगा, जैसे जल, हवा, कांच, ये सब क्या है, माध्यम है, मीडियम है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की संख्या या विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। और अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। n इज इक्वल टू c अपॉन सी एन। c यहाँ पे हो जाएगा शून्य में प्रकाश की चाल और cn हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल और n जो है वो अपवर्तनांक को रिप्रेजेंट करेगा। अपवर्तनांक एक से कभी, अपवर्तनांक जो होता है वो एक से कम कभी नहीं हो सकता। अपवर्तनांक हमेशा एक से अधिक होगा, एक से कम नहीं हो सकता है। निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, सबसे कम कितना हो सकता है, एक से कम अपवर्तनांक पॉसिबल नहीं है। तो निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, एक होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक अगर किसी चीज का होता है तो वो हीरा का होता है, डायमंड का। कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। आपको डायरेक्ट एग्जाम के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। अपवर्तनांक एक मात्रक विहीन राशि है। अपवर्तनांक की अगर बात करें हम तो मात्रक विहीन है, यूनिट लेस होता है और ये डायमेंशन लेस भी होगा। ठीक है, मात्रक विहीन होता है और विमा भी इसका नहीं होगा, विमा विहीन होगा। तो अपवर्तनांक क्या है, एक यूनिट लेस राशि है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट है निरपेक्ष अपवर्तनांक।
ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में किस स्पीड से चल रहा है? निर्वात में लाइट का स्पीड जो होगा और कोई माध्यम में जो लाइट का स्पीड होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। इसमें किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकलते हैं तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं और इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यू इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आज का क्लास यहीं तक था, बाकी का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।